नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में जिसने देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के आजाद होने के बाद देश के भौगोलिक स्वरूप के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सही समझ रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड नगर में हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और माता का नाम लाडवा देवी था। सरदार पटेल कुल 6 भाई बहन थे और वे उनकी चौथी संतान थे। अपने माता पिता की वे चौथी संतान थे। उनके बड़े भाई सोमा भाई, नरसी भाई और विठल भाई ये उनके बड़े भाई थे। इसके अलावा एक भाई और एक बहन और थी। कुल 5 भाई और एक बहन थे। सरदार पटेल की प्राथमिक शिक्षा करमसद प्राथमिक विद्यालय में हुई और 22 वर्ष की आयु में इन्होंने नाडियाड के विद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उनकी उम्र उसमें ज्यादा ही हो गई थी क्योंकि 22 साल की आयु में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। अधिकतर समय इन्होंने स्वाध्याय से पढ़ाई की है। अधिकतर समय इन्होंने क्या है, मुख्य रूप से खुद से ही पढ़ाई की है, विद्यालय से कम ही पढ़ाई की है, इसलिए लंबा गैप आपको दिखाई पड़ रहा है। सन 1893 में झावेर मेन पटेल के साथ इनका विवाह हुआ। इनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और इनकी पत्नी का नाम झावेर बेन पटेल है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, झावेर दोनों में है, वहां भाई है, यहाँ बेन है। इनकी 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री का नाम मणिबेन और पुत्र का नाम दया भाई, कहीं कहीं से दया भाई भी लिखा मिलता है। ये इनके पुत्र और पुत्री थे। अगर हम आगे इनके बारे में बात करें तो 1909 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और जब उनका देहांत हुआ तो इनकी पुत्री मणिबेन केवल 6 साल की थी और इनका पुत्र दया भाई, उनकी उम्र केवल 4 साल थी। पहले इन्होंने भारत में ही वकालत शुरू कर दी। आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि सरदार पटेल कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी बात रख रहे थे जज साहब के सामने। उसी समय कोई व्यक्ति एक पर्ची लेकर गया। इन्होंने पर्ची को पढ़ा और उसको जेब में रख लिया। पहले सुनवाई पूरी की, उसके बाद में जेब से उन्होंने पर्ची को फिर से निकाला और जो साथ के लोग थे उन्होंने पूछा कि पर्ची में क्या लिखा है, तो उन्होंने बताया कि पर्ची में यही लिखा है कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। तो पहले इन्होंने वकालत शुरू कर दी थी। 1909 में इनकी पत्नी का देहांत हुआ। 1910 में वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। इंग्लैंड से जो लोग कानून की डिग्री हासिल करते हैं उन्हें बैरिस्टर कहते हैं। भारत से जो लोग कानून की हासिल करते हैं लेकिन वकालत नहीं करते हैं उन्हें लॉयर कहते हैं। और जो लोग कानून की डिग्री हासिल करने के बाद वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें एडवोकेट कहते हैं। ये लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में अंतर है। 1913 में जब ये बैरिस्टर बनकर लौटे तो इन्होंने अहमदाबाद में वकालत की शुरुआत की और एक सफल वकील हुए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इनके बड़े भाई विठल भाई भी एक सफल वकील और वो भी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड ही गए थे। सरदार पटेल महात्मा गांधी से अधिक प्रभावित थे और उन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने सभी ने अयोध्या आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गांधी से इनका जुड़ाव तब और बढ़ गया जब 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान उनकी इनसे दोबारा मुलाकात हुई। और उस आंदोलन का कारण यह था क्योंकि उस फसल खराब हो गई थी, लोगों की मौसम नहीं सही था, फसल खराब हो गई थी और जो राजस्व वसूली हो रही थी सरकार ने उसमें कोई ढील नहीं दी थी। तो उसमें छूट प्राप्त करने के लिए, देखिए, भूमि राजस्व मूल्यांकन में भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन हुआ था और इससे उनकी घनिष्ठता और बढ़ गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान बढ़ाए जाने के विरोध में जहां जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनके जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी तो 28 में घटी जब सरदार पटेल ने बारदोली में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया और एक सफलतापूर्वक आंदोलन को इन्होंने अंजाम दिया और उसी से वहां की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी जो इनके नाम के आगे लगता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार का मतलब नेता होता है, कवि होता है जो अपना नेतृत्व प्रदान करके औरों को भी उसमें शामिल करे। इसमें अगर हम ये बात करें जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे तो इनको पद क्या मिले, तो 1920 में जब नई गठित हुई थी गुजरात कांग्रेस की कमेटी,
वहां इनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और सन 1931 में के कांग्रेस सत्र के लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त के अपने मिशन में लगे रहे और मिशन में उन्होंने सफलता प्राप्त की। देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के पहले जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें इन्होंने 3 समितियों में सदस्यता प्राप्त की। ये 3 समितियां थीं। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, जिन्होंने आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों की संख्या आप जानते हैं 6 है, उस समिति में थे। अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति बनी, उसके सदस्य थे। और तीसरा प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांत थे उनके जो संविधान थे उनकी समितियों, 3 समितियों में कुल भारतीय संविधान सभा की समितियों में सदस्य रहे। जब देश आजाद हो गया तो ये देश के पहले गृह मंत्री बने और पहले उप प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल ने भारत के संघ में लगभग 565 रियासतों का एकीकरण कराया। एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका, देश जिसके लिए आज भी इनका ऋणी है, कि इन्होंने उस समय जो देश में रियासतें 565 लगभग रियासतें जो अलग अलग भागों में बटी हुई थी, उनका एकीकरण किया और उनको सबको भारत के झंडे के नीचे लाया। उसमें कुछ ऐसी भी रियासतें थी जो भारत में जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर, ये कुछ ऐसी रियासतें थी। त्रावणकोर हो गया, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर, ये सब ऐसी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। सरदार पटेल ने प्रयास किया, अथक प्रयास किया, और जो जिस ढंग से समझा उस ढंग से उन्होंने उसे मनाकर साम दाम दंड और भेद के तरीके को भी अपनाया, संकोच नहीं किया। सबको पता है हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, सबको पता है जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ देश में। तो इन्होंने इन सब तरीकों का इस्तेमाल किया और देश के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ये सभी जितनी रियासतें थी ये सब भारत का हिस्सा बनी। भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ही रियासतों को एकीकरण इन्होंने किया। उसी के कारण ही इन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष के रूप में इन्हें जाना जाता है। 15 दिसंबर 1950 को पद पर रहते हुए ही, ये देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री थे, उसी पद पर रहते हुए ही 15 दिसंबर 1950 को बंबई में इनकी मृत्यु हुई। इनकी जयंती को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होता है, एकता दौड़ का आयोजन होता है। इनको श्रद्धांजलि देने के स्वरूप गुजरात में केवड़िया में सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर देख लीजिए सरदार सरोवर बांध, ये सरदार सरोवर बांध का जो नाम है सरदार इन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है। वहां से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के साधु बेट नामक एक टापू पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। अगर हम फीट में बात करें तो यह 597 फीट ऊंची मूर्ति है। 182 मीटर 597 फीट ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है उसकी ऊंचाई 93 मीटर है, लेकिन यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की जयंती पर किया गया और राष्ट्र की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित